हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास की। आज की क्लास में आपको 50 महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी यूपी पुलिस के साथ-साथ यूपीएसआई में जो आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा वक्त गवाए। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा मूल्य दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन-सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ या ओ? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके मूल स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन-सा दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है? मूल स्वर होते हैं आपके जिनके उच्चारण की सहायता में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे आ, ई और उ, ठीक है? और दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे आ प्लस आ बराबर हो गया आ, ठीक है? तो यहाँ पर आ है आपका, तो ये तो हो नहीं सकता, ई भी नहीं है क्योंकि ई और ई मिल के आपका ई, ये भी नहीं है क्योंकि छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बनाएँगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ जो है ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपका आ और ओ, ये दोनों मिलके जो दीर्घ स्वर बनाते हैं वो होता है आपका ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8 या 10? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है आपका। कौन-कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी स्वर ध्वनि और एक होती है आपकी व्यंजन ध्वनि। ठीक है, कौन-कौन सी? एक होती है आपकी स्वर ध्वनि और एक होती है आपकी व्यंजन ध्वनि, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7 या 9? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मात्रा के आधार पे स्वर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। मात्रा के आधार पे स्वर जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लग स्वर। इनको बोलने में तिगुना समय लगता है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, ठीक है? एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ? तो आपका राइट आंसर है ई, ई, चा, छा, जा, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी तालव्य, ठीक है? कहाँ से होता है? तालव्य आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जिनका उपयोग व्यंजन के उच्चारण में किया जाता है, उसे कहते हैं स्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए या ए? तो यहाँ बात हो रही है दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई है आपका, ठीक है? कौन सा इसमें दीर्घ स्वर नहीं है? ई। ई जो है ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है? कौन सा नहीं है? ई, छोटी ई जो है ये आपका
दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व या सा? ऑप्शन नंबर व राइट है आपका। अंतस्थ व्यंजन जो है वो होते हैं या, र, ल और व। ठीक है, तो इसमें व आ रहा है, इसलिए व जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52 या 56? तो बात करें अगर हम हिंदी भाषा में, तो कुल 52 लिपियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कितनी? हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्या पूछ रहा है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हैं आपके 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। श, श, जिनके उच्चारण में गर्म ध्वनि निकलती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में बोलने में आपको गर्व महसूस हो, जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न हो, उनका वो कैसे व्यंजन होते हैं? वो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। श और हा आपके ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, यार अलावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? अभी अभी बताया है कि यार अलावा जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं, जो जीभ, तालु, दांत और ओंठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? क्या है? निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? ह, ल, म या ज? तो ऊष्म व्यंजन की बात हो रही थी, तो ह आपका राइट आंसर है। श, ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर्ण, व्यंजन या मात्रा? तो आपका राइट आंसर है वर्ण, क्योंकि एक वर्ण का आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ण जो होता है उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। ठीक है, क्या होता है? जिनका उच्चारण जो है ऊपर के दांतों से जीभ लगाने से होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं दंत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ के नए शब्दों की रचना करते हैं, उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय होता है ऐसे शब्द जो पीछे लग के शब्द का अर्थ चेंज कर दे, वो आपका प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ के नए शब्दों की रचना करते हैं, उन उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, तदित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़ के नए शब्दों की रचना करते हैं, वो आपका तदित प्रत्यय कहलाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास है? क्या पूछ रहा है? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधात्मक सर्वनाम? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं वो आपका संयुक्त सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है, क्या होता है? जो जिस क्रिया में व्यापार का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है उसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या वाच्य? तो आपका राइट आंसर है वो कहलाता है आपका काल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 को पढ़ने से पहले एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे।
तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या 6? तो राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के जो कितने भेद होते हैं? 3 भेद माने गए हैं। कितने? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? क्या पूछे हैं? समानाधिकरण जो है वो किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक अवयव का भेद है समानाधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विधुर? दीमक लगती है, रात होती है, वर्षा होती है, विधुर होता है। विधुर ऑप्शन नंबर डी आपका पुल्लिंग है। विधुर कहते किसे हैं? जिस पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो गई हो, जिस पुरुष के पत्नी की मृत्यु होगी वो विधुर कहलाता है, इसलिए विधुर जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य? तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जोड़े गए हों वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप? तो आपका राइट आंसर है, वो बन जाती है आपकी उपभाषा। ठीक है, क्या बोलते हैं? बोली का जब क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना हो जाती है तो वो आपकी उपभाषा का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या बोलते हैं? आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोगवाह? वो कहलाते हैं आपके अयोगवाह। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ठीक है, और ये अयोगवाह होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं अंग और आहा, ये आपके दोनों अयोगवाह होते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 होती है। का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। कहाँ से कहाँ तक? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? तो आपका राइट आंसर है, स्वर ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालव्य। ठीक है, क्या होता है? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुशासिक, ह्रस्व या प्लुत? तो आपका राइट आंसर है प्लुत। इसमें किसी भी स्वर के तिगुना समय लगता है। कितना? तिगुना समय लगता है। प्लुत वर्ण होता क्या है? जैसे ओ, ए, म, मतलब ओम को पढ़ेंगे तो इसमें तिगुना समय लगेगा। ठीक है, प्लुत वर्ण होते हैं जिन शब्दों को पढ़ने में तिगुना समय लगे वो आपका प्लुत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ओम यानी ओम पढ़ते हैं ना, तो इसको पढ़ने में ओ एम तिगुना समय लग रहा है ना, इसलिए ये प्लुत वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? का, झा, ना या मा? तो आपका राइट आंसर है, तालव्य वर्ण चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो उसमें चा के अंतर्गत झा आता है, इसलिए झा का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, शब्द को। किससे माना जाता है? शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर संधि की बात करें ये होती है आपकी 5 प्रकार की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 16 या 25? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और ये सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद होता है चौपाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो छंद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रोला? सवैया जो है ये आपका वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, सवैया कैसा छंद है? सवैया जो है वो आपका वार्णिक छंद है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक, सममात्रिक और वार्णिक। नेक्स्ट है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? तो राइट आंसर है, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा या सोरठा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, कुंडलियां। ठीक है, कुंडलियां जो होती हैं उनमें क्या होता है कि आपका प्रथम शब्द भी सेम होगा और लास्ट शब्द भी सेम होगा। ठीक है, ये कुंडलिया की पहचान है। अगर आपको कोई दोहा वगैरह दे दे तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्या कौन सा छंद है। ठीक है, तो कुंडलिया में क्या होता है, छंद का प्रथम और अंतिम शब्द जो है वो एक समान होता है। नेक्स्ट है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, उरूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत? ऑप्शन नंबर सी राइट है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। और उत्प्रेक्षा उदाहरण से आप जान सकते हैं, उत्प्रेक्षा में आपको जनु, जानो, मनहु, मानो ऐसे शब्द अगर किसी में आपको नजर आ रहे हैं किसी भी उदाहरण में, तो वहां आपका मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 9? तो मुख्य रूप से बात करें, समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया अभी हो रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब चल रही है, तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आता है। यदि क्रिया हो चुकी होती तो वो पूर्ण हो जाती, तो लेकिन अभी क्रिया हो रही है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत। ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 40 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या 5? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद की बात करें तो ये आपके होते हैं 2। ठीक है, 2। कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया आपकी कहलाएगी पूर्णकालिक, क्योंकि एक कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है और दूसरी क्रिया में वो प्रवृत्त हो गया है। तो जो पहली क्रिया पूर्ण हो सकती है, पूर्ण हो जाती है क्योंकि वो समाप्त हो चुकी है, तो वो पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष्य क्या है? जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इनमें से सभी। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। विशेष क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं कुल 6 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, बाकी ये 3 जो है वो संज्ञा के प्रकार हैं, बट देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना के आधार पे कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? दिन, आंख, विज्ञान या घोड़ा? तो आपका राइट आंसर होगा विज्ञान जो शब्द है ये रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि इसके टुकड़े करने पे ये 2 चीज़ों में बटेगा और जो इनके खंड निरर्थक होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इनके खंड जो हैं वो निरर्थक नहीं होगा। ठीक है, रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों का खंड निरर्थक हो, जिन शब्दों का खंड करने पे उनका जो
खंड हुआ है वो निरर्थक हो। जैसे दिन है, दिन को अगर हम अलग-अलग करेंगे तो दी होगा और ना होगा। तो ना तो दी का कोई अर्थ है, ना तो ना का कोई अर्थ है। इसलिए यहाँ पे विज्ञान जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के मतलब शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल दे। तो प्रत्येक शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रति। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य रचना, शब्द या अर्थ? तो उद्देश्य और विधेय जो हैं ये आपके वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न रहने वाला है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश या भाषा? तो वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मेल बनता है वो आपका कहलाता है संकर। ठीक है, कैसे शब्द कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं जो शब्द दो अलग अलग शब्दों से मेल से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, वर्षगांठ। वर्षगांठ ये आपका शब्द है। इसमें वर्ष जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है और गांठ जो है ये आपका हिंदी का शब्द है। तो मिल वर्षगांठ जो हो गया कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द हो गया, क्योंकि ये संस्कृत और हिंदी जैसे शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वहीं सत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है तद्भव, मतलब उससे, अर्थात संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर जो शब्द बनता है वो तद्भव। और देशज, जो शब्द अन्य भाषाओं को छोड़कर अपनी ही बोली में लाए गए हों वो देशज कहलाते हैं। और विदेशज, जो शब्द किसी विदेशी भाषा में हिंदी के रूप में लाए गए हों वो विदेशज कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 यहाँ पे हो रहा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? क्या पूछ रहा है? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुप्रिय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ठीक है, किसमें? द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, द्वंद्व समास में। ठीक है, जैसे राम और लक्ष्मण। क्या हो गया? राम और लक्ष्मण, ये आपके द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, भाई और बहन, तो यहाँ पे दोनों पद जो हैं वो प्रधान होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। एक प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ 50 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। ये लास्ट प्रश्न आपको दे रही हूँ, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? कमेंट में इसका आंसर आपको मुझे देना है। जिसको भी पता है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं और आपकी हिंदी में 50 में से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, सूचना देना चाहूँगी कि रात के 9 बजे लुसेंट लाइव चलेगी हमारे चैनल पे। तो आप सभी लोग, जो लोग लुसेंट पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है, तो सभी लोग वहाँ पर उपस्थित ज़रूर होइए 9 बजे। ठीक है, चलेंगे, मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।